नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो इससे पहले हम थर्मल स्ट्रेसेस की अभी बात कर रहे हैं। थर्मल स्ट्रेसेस में हम सीरीज़ में किस तरह से डेवलप होता है और पार्शियल यदि आपको एक्सपांशन परमिटेड है तो आपने कैसे करते हैं उसको, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आप लोगों की सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो बस उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। यदि आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो मे बी आपकी जो रैंक है उस रैंक को अचीव करने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखिए। मतलब हर दिन जितना आपने एटलीस्ट 2 घंटे या 4 घंटे जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं वो एटलीस्ट उतना टारगेट लेकर आप पढ़िए, ठीक है। और टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। मतलब जैसे आपने आज डिसाइड किया कि मुझे सोम पढ़ना है तो सोम में थर्मल स्ट्रेसेस पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें मतलब मैंने उसकी सारी थ्योरी, उसके कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद उसके गेट के न्यूमेरिकल लगाए, फिर आगे में बढ़ा, ठीक है। तो हर दिन का एक टारगेट आपका सेट हो, ठीक है। डिसाइड योर सेल्फ कि आज का आपका टारगेट क्या है। क्लियर है। चलिए, तो नाउ वी कम्स टू आवर टॉपिक दैट इज बार्स इन पैरेलल। तो मैं थर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ। मतलब थर्मल स्ट्रेसेस लगेगी यदि पैरेलल कोई रॉड है तो उस पर कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर कोई क्या कर लिया, एक पैरेलल रॉड है। मतलब ये एक मेरा सर्कुलर बार है। वो सर्कुलर बार के ऊपर एक दूसरा सर्कुलर बार क्या है, ओवरलैप्ड है। मतलब यदि मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। मतलब ये वाला भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये मान लो कि लेट से ये मेरा एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है, और लेट से कि ये बाहर वाला जो है वो स्टील का है, ठीक है। तो दो मटेरियल अलग अलग लिए और दोनों मटेरियल को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन करके एक रॉड के ऊपर दूसरी रॉड को फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब ये शाफ्ट था, इस शाफ्ट के ऊपर एक दूसरा शाफ्ट ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बार्स इन पैरेलल। बार्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक्शियल लोड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि यदि पी लोड लग रहा है तो क्या, तो पी लोड लगेगा तो ऑब्वियस है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये अंदर वाली एक रॉड है जो कि एक नया मतलब एक रिएक्शन R1 लगाएगी, और ये बाहर वाली जो है वो क्या लगाएगी, एक दूसरा रिएक्शन फोर्स लगाएगी, दैट इज़ R2। तो हम क्या बोलेंगे, P इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ पर ये हैचिंग नहीं है, मतलब ये सिंगल अपना केवल रॉड है, ठीक है। और उस पर केवल पी लोड लग रहा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं पी लोड नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मतलब पी लोड मैंने नहीं लगाया, पी है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या, अब मैं केवल क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस डेवलप हो रही है केवल और केवल मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी वजह से क्या, तो पी नहीं है। मतलब एक बार क्या चाहेगा, इलोंगेट होना, और दूसरा बार क्या चाहेगा, कम इलोंगेट होना। मतलब जिसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, और जिसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट कम होगा वो भी इलोंगेट होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जिसका इलोंगेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है वो ज़्यादा इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, और जिसका कम है वो कम होगा। मतलब उस ज़्यादा वाले को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और जिसका ज़्यादा है वो कम वाले को खींचेगा, ठीक है। मतलब ठीक ऐसी बात हो गई कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि कोई आपका अच्छा दोस्त है तो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और यदि आपका कोई दुश्मन है तो वो आपको पीछे की तरफ कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जो बाहर की तरफ है, यदि आप ऐसा समझो कि जिसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको बाहर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ खींचेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो जो है दूसरा अंदर वाला, वो चाहता है कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ो, तो आपको पीछे खींचना चाहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहाँ पर P ना बोल के आपको क्या बोलना चाहिए, 0, क्योंकि P लोड तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। हम केवल क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से R1 और R2 क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या, 0। तो R1 और R2, देखो R1 और R2 की यदि मैं बात करूँ तो आप ऐसा समझो, देखो एक क्या होगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा, दूसरा उसको क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, दूसरा एक आगे जाने की कोशिश करेगा, उसको पीछे कोशिश करेगा, और एक पीछे रहेगा तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो अपना यहाँ पर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 A1, क्योंकि आप सिग्मा को क्या लिखते हो, आर मतलब
लोड अपॉन एरिया। तो ये R1 को आपने क्या लिखा, सिग्मा 1 A1, और यदि मैं सिग्मा 2 को अपोजिट साइड में मान के चल रहा हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा 2 A2। पर P यहाँ पर यदि मान लो कि 0 है तो सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, दैट्स इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो जब भी आपको पैरेलल वाला केस सॉल्व करने के लिए आए तो बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2। अब एक और चीज़ आती है, नहीं अब आता है कि पर दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब लेट से कि ये जो बाहर वाला है ना, आप ऐसा समझो कि ये जो बाहर वाली रॉड है ये वाली, ये कुछ ज़्यादा एक्सपांड हो गई और ये कुछ कम एक्सपांड हो गई, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों का ही एक्सपांशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये बाहर वाली कुछ कम एक्सपांड हुई, मतलब उसको अंदर की तरफ कुछ खींच लिया, और ये अंदर वाली यहीं तक एक्सपांड हो सकती थी लेकिन उसको थोड़ा बाहर खींच लिया। तो एक थोड़ा आगे बढ़ा और एक थोड़ा पीछे बढ़ा, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। तो अल्टीमेटली दोनों में एक्सपांशन क्या होगा, इक्वली होगा। क्लियर है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। आर यू गेटिंग दिस। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मतलब क्या, थर्मल एक्सपांशन, मतलब इलोंगेशन इन रॉड 1 एंड इलोंगेशन इन रॉड 2। तो इलोंगेशन थर्मल स्ट्रेस में कैसे निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, अल्फा टी डेल्टा एल, अल्फा डेल्टा टी और एल। ठीक है, तो अल्फा 1 रॉड 1 के लिए बात करूँ तो अल्फा 1 डेल्टा टी एल हो जाएगा। लेट से कि ये कम था उसको बढ़ाया आगे तो माइनस सिग्मा 1 एल अपॉन E1। इसी तरह से अल्फ़ा टू किसके लिए हो जाएगा, रॉड नंबर 2 के लिए, तो अल्फ़ा 2 डेल्टा टी एल और सिग्मा 2 एल अपॉन E2। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मेरा कौन सा स्ट्रेस है, ये जो है वो कौन सा इलोंगेशन है, थर्मल इलोंगेशन, और ये जो है मेरा कौन सा इलोंगेशन है, एक्शियल, मतलब जो उसको आगे की तरफ खींच रहा है वो इलोंगेशन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है लेंथ बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगा, मतलब स्ट्रेन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझते हैं कि भैया यदि आपका हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। क्यों कंप्रेशन आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलोंगेट होने की कोशिश करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और जो इसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट कम है तो जिसका ज़्यादा है वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा। क्लियर है। ठीक है, मतलब ये हो गया हाई अल्फ़ा कंप्रेशन के लिए, लो अल्फ़ा टेंशन के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले जब भी इस तरह का इक्वेशन आए तो आप तो ये याद रखो कि ये आपका बाहर वाला, इसका थर्मल एक्सपांशन अल्फ़ा 1 है, बाहर वाले का अल्फ़ा 2 है। ठीक है, अब जैसे ही आपने लेट से टेम्परेचर कुछ बढ़ाया तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और अल्फ़ा 2 का वैल्यू कम है। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा 1 क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा एक्सपांड होगा। क्यों ज़्यादा एक्सपांड होगा, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट ज़्यादा है। लेकिन जो बाहर वाला रॉड है उसका एक्सपांशन क्या होगा, कम। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि वो उसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट क्या है, कम। ठीक है, मतलब देखो समझो कि ये लाइन ये वो है जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये वो है जो कम बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का इलोंगेशन तो होगा, मतलब इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग ऐसा है इनके बीच में कि ये इलोंगेशन दोनों का सेम ही होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब बीच में कहीं एक जगह होगी जहाँ पर ये जो एक्सपांशन हुआ है ये एक्सपांशन ना होके यहीं तक होगा, और यहाँ पर बीच में एक प्लेस होगा जहाँ पर ये इतना हुआ तो इतना और आगे ये बढ़ जाएगा, मतलब ये और खिंच जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये और आगे बढ़ जाएगा और वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, पीछे आएगा मतलब कंप्रेशन, इसमें आगे बढ़ रहा है मतलब टेंशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है डायग्राम में कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपका जो अंदर वाला है, मतलब अंदर वाला जो रॉड है उसमें क्या हो गया, ज़्यादा बाहर जा रहा है। मतलब देखो ये मेरा फाइनल इलोंगेशन यहाँ तक आएगा, जो ये मैंने रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यदि दोनों अलग अलग होते तो दोनों अलग अलग होते तो ये इतना इलोंगेट कर जाता, इतना। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो बाहर दिख रहा है हैचिंग लाइन के बाहर इतना। ठीक है, लेकिन यदि मैं इस रॉड की बात करूं तो ये बाहर वाला रॉड वो कितना इलोंगेट हुआ, केवल इतना। क्लियर है।
अब देखो तो इस ये थोड़ा सा जो अंदर बाहर वाला जो रॉड है वो थोड़ा सा क्या हो गया, देखो यहाँ तक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया और आगे बढ़ गया, मतलब है तो केवल यहीं तक, तो इससे थोड़ा सा आगे रेड कलर की लाइन तक और आगे बढ़ गया, मतलब इतना और आगे बढ़ गया, ठीक है। और यदि मैं दूसरे को देखूं तो ये वाला जो है वो अंदर की तरफ चले गया, मतलब ये पीछे घुस गया, ठीक है। तो पीछे गया मतलब क्या, कंप्रेशन, और ये आगे गया मतलब क्या, टेंशन। क्लियर है। तो इसमें टेंसाइल आ गया और इसमें कंप्रेशन आ गया, ठीक है। तो दोनों का लेंथ अल्टीमेटली कितना होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये दूसरा केस बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा वन होता तो ये ऐसा होता, ठीक है। तो एक ही को समझो ताकि आपको कन्फ्यूज़न अभी ना हो, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन सिग्मा वन ए वन इक्वल टू सिग्मा टू ए टू, तो यहाँ से सिग्मा वन और सिग्मा टू में रिलेशन आ जाएगा। अल्फ़ा वन डेल्टा टी एल, इसमें पहले वाले रॉड में लेट से कि उसमें क्या हो रहा था, वो पीछे खींच रहा था इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस सिग्मा वन एल अपॉन ई। इसी तरह से अल्फ़ा टू डेल्टा टी एल, और क्योंकि वो दूसरे वाले रॉड की बात कर रहा है तो थर्मल इलांगेशन आ गया, और सिग्मा टू एल ये आपका फोर्स की वजह से इलांगेशन है, सिग्मा टू एल अपॉन ई, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें टेंशन होगा। क्लियर है। तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके एरिया निकाल लो, एरिया में कुछ रिलेशन आएगा, तो एरिया में रिलेशन से सिग्मा मिल जाएगा, और यहाँ पे अपने को सारी वैल्यूज़ पता है, तो इसकी वजह से अपने को जो भी कैलकुलेट करना होगा वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो इसको क्या कर रहा है, सिग्मा वन किस पे लग रहा है, अंदर वाले पे, सिग्मा टू बाहर वाले पे लग रहा है। तो इन दोनों का यदि लेट से दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो इस तरह का नोटेशन मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा इक्वल्स टू दोनों ही पॉजिटिव, तो अल्फ़ा वन डेल्टा टी एल सिग्मा वन एल अपॉन ई, अल्फ़ा टू डेल्टा टी और सिग्मा टू एल अपॉन ई। आपको यदि कन्फ्यूज़न होता है कि किसको पॉजिटिव लूँ किसको कंप्रेसिव लूँ, तो आप कुछ भी मत करो, दोनों को पॉजिटिव ले लो, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव ले लो से मतलब है कि आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि किसको मैं कंप्रेशन लूँ और किसको टेंशन लूँ, तो आप दोनों को ही क्या कर लो, एज यूजुअल ले लो, ठीक है। मतलब अल्फ़ा टी डेल्टा एल सिग्मा वन एल अपॉन ई, अल्फ़ा टू डेल्टा टी एल और सिग्मा टू एल अपॉन ई, ये ले लेंगे आप। ये लेने के बाद आप क्या करो, जब कैलकुलेट करोगे तो अपने आप दूसरी वैल्यू जो होगी सिग्मा वन या सिग्मा टू की, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, तो वो भी आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो स्टेप क्या था, सिग्मा वन ए वन सिग्मा टू ए टू कैलकुलेट करो, सिग्मा वन ए वन का यहाँ से रिलेशन मिलेगा। अगली स्टेप में क्या किया अपन ने, अल्फ़ा वन डेल्टा टी एल माइनस या प्लस लगाओ, सिग्मा वन एल अपॉन ई इक्वल टू अल्फ़ा टू डेल्टा टी एल टू इक्वल टू प्लस सिग्मा टू एल अपॉन ई टू, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या मिल जाएगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखो ये बोल रहा है कि आपका एक रॉड है, तो स्टील वाले रॉड का डायामीटर है डी आई, और जो कॉपर वाला रॉड है उसका डायामीटर है लेट से डी ओ, मतलब कॉपर वाले रॉड का अंदर का डायामीटर है डी आई और बाहर वाला डायामीटर है डी ओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया उसने, कुछ कॉपर और स्टील की आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी कि कॉपर की ये है और स्टील की है, ठीक है। तो अल्फ़ा ऑफ कॉपर कितना है 16 इंटू 10⁻6 -6, और स्टील के लिए कितना है 12 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसी तरह से ई दे दिया, दोनों का लेंथ दे दिया, लेंथ दोनों का सेम ही है। डी आई दे दिया 100 mm किसका, स्टील वाले रॉड का, तो डी ओ अपने को दे दिया 200 mm। डेल्टा टी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में जो सिग्मा स्टील है और सिग्मा कॉपर है वो निकालो आप, ठीक है। ये अपने को बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा कि क्या है दिया हुआ और क्या अपने को कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पर केवल क्या चेंज आ रहा है, केवल हमने कोई फोर्स या कोई लोड नहीं लगाया, और इधर ना ही कोई हमने इस तरफ क्या किया, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया। मतलब आप फोर्स या लोड लगाने के बाद आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, मतलब उसकी दोनों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। केवल क्या किया, दो रॉड अलग अलग मटेरियल की है उनको कंबाइन किया और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है वो कितना होगा ये समझ रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है अपना कि सिग्मा वन ए, अच्छा पहले समझ लो कि किस में कौन सा फोर्स डेवलप होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने
क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ करने से क्या होगा, कम मतलब वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, सिकुड़ेगा मतलब क्या, तो जो मेरा कॉपर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, टेंसाइल लोड लगेगा। मतलब वो क्या करेगा, क्योंकि उसका जो थर्मल कोफिशिएंट है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा सिकुड़ेगा, मतलब ज़्यादा सिकुड़ेगा तो स्टील उसको अंदर बाहर इधर की तरफ खींचेगा तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें जो लोड आएगा वो कैसा आएगा, टेंसाइल, और इसमें जो लोड आएगा वो कंप्रेसिव। अच्छा, इसमें भी यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये मत सोचो, दोनों का डायमेंशन आप तो सेम ले लो। ठीक है, तो अल्फ़ा रो ऑफ आर ऑफ कॉपर और आर ऑफ स्टील इक्वल टू 0। तो यदि आप इसको नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अभी मत रखो, आप दोनों को ही पॉजिटिव रख दो कि भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना एट द एंड, तो वहाँ पर अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या है, फोर्स इन कॉपर, और ये क्या है, फोर्स इन स्टील। तो फोर्स इन कॉपर इक्वल्स टू फोर्स इन स्टील आ गया अपना ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिग्मा ऑफ स्टील निकालना है मुझे, तो 300 इंटू 100 अपॉन दिस। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाएगा। तो स्टील और कॉपर में यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। कैसे आया ये आया आपका सिग्मा ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू सिग्मा ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो इससे आपका ये रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन निकल गया आपका कितना, दिस। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आया कैसे, सिग्मा स्टील इंटू π/4 डी स्क्वायर, डी आई स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/4 d2 माइनस d1 का होल, d1 डी ओ का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। तो डी ओ कितना है, 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो नहीं 200 माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 200 में से एक बार 100 प्लस होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो उससे कैलकुलेट किया। ठीक है, करके देखिएगा, यही आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो सिग्मा स्टील कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा कॉपर। ठीक है, तो ये वाले स्टेप से फिर मैंने ये निकाला। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा सिग्मा ऑफ स्टील इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा कॉपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी इंटू एल प्लस आर ऑफ कॉपर इंटू लेंथ एरिया ऑफ कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस किसका, कॉपर का। इसी तरह से इधर की तरफ सारे स्टील के रख दिए। ठीक है, सारी वैल्यूज़। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखो, पूरी इक्वेशन में आपको एल क्या दिख रहा है कॉमन, तो एल को तो हटा ही दो, तो बचता क्या है मेरे पास, डेल्टा अल्फ़ा ऑफ कॉपर इंटू टी, अल्फ़ा ऑफ स्टील इंटू टी। तो जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आएगा तो अपने आप दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर वाली टर्म्स को एक तरफ और अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक तरफ, तो अल्फ़ा ऑफ कॉपर माइनस अल्फ़ा ऑफ स्टील, ये उठ के उधर गया, ये उठ के इधर गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टील और कॉपर, तो आर ऑफ कॉपर बाय आर ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टील डिवाइडेड बाय ई एस टी। इस तरह से आर ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ कॉपर। तो इन दोनों की जगह आप क्या करोगे कि वैल्यू पुट कर दोगे, सिग्मा स्टील की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। सिग्मा स्टील का वैल्यू कितना है, सिग्मा स्टील का वैल्यू है 3 सिग्मा कॉपर। ठीक है, तो 3 सिग्मा कॉपर रख दिया, तो ये आ गया आपका दिस। ठीक है, और यहाँ पर भी ई की वैल्यू रख दी, तो ई स्टील के लिए कितना है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3, और कॉपर के लिए कितना है, 100 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू गॉट द आंसर, दैट इज़ कॉपर का यहाँ से पहले मिलेगा आपको 16 मेगा पास्कल, और फिर उसकी हल से आप स्टील का निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा प्रोसीजर। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, और एक बार इसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और लास्ट चीज़ है, बड़ा ही कंसेप्चुअल केस है कि आपने क्या ले लिया, बार, और उस बार के साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया। तो उस केस में जो उसका एक्सपांसन होगा, ठीक है, या जो उसमें डिफॉर्मेशन या इलॉन्गेशन आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, तो ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा केस है कि आपने क्या किया, एक आप रॉड है, इस रॉड पर एक आपने क्या लगा दिया, स्टील
का रॉड मान लो या कॉपर का, जिसका भी मानना है, और उस पर लगा दिया आपने एक के स्टिफनेस का स्प्रिंग। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो यदि मैं इस एंड को ए बोलता हूँ तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज आर ए। ठीक है, तो ये यदि टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, ये रॉड एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होगा तो ये स्प्रिंग उस पर क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, आर एस। क्लियर है? ठीक है, तो जितना ये एक्सपांड होगा उतना ही स्प्रिंग भी उस पर फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, आर एस। ठीक है, आर एस जो है वो अपोजिट साइड लगेगा और आर ए इधर लगेगा, मतलब आर ए यदि इधर लग रहा है तो आर एस उसके अपोजिट लग रहा है। क्लियर है? तो ये समझने का था कि भाई क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सिग्मा थर्मल कैलकुलेट करना है और के निकालना है। ठीक है, मतलब इसका स्प्रिंग स्टिफनेस का जो भी वैल्यू होगा वो निकालना है। तो मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, किसका, बीम का। तो आर ए और आर एस का जो वैल्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। आर ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर एस उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आर ए माइनस आर एस इक्वल टू 0, तो आर ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर एस। ठीक है, और यदि मैं दोनों का क्या करूं, फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाता हूं, तो यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो आप क्या बोलोगे कि भैया जो आपका बीम, मान लो कि ये आपका बीम है और इधर लगा है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका भी बना लो। तो देखो यदि इसकी भी केवल बात करूं कि अब स्प्रिंग नहीं लगा है तो क्या होगा, फ्रीली एक्सपांड होगा। तो उस इलॉन्गेशन को कैसे निकालते हैं अपन, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल से निकालते हैं। ये अल्फ़ा डेल्टा टी एल जितना एक्सपांड होगा उतना ही स्प्रिंग उसके क्या करेगा, अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आर ए इक्वल टू के इंटू एक्स, मतलब ये मेरा स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, तो देखो आर ए बोलूँ या आर एस बोलूँ, बात क्या है, एक ही, क्योंकि आर ए इक्वल टू क्या निकाल लिया अपन ने, आर एस निकाल लिया। तो अल्फ़ा डेल्टा टी एल किसके, के एक्स के क्या होगा, इक्वल, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, के का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आर इक्वल टू आर एस तो आ गया था, अब तो आर एस की वैल्यू अपने पास के एक्स आ गई, यदि तो आर ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, के एक्स, मतलब इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गया। एक्स बोलो या डेल्टा बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एक्स ही इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग पुश कर रहा है और वो इलोंगेट हो रहा है, तो एक्स बोलो या डेल्टा बोलो, मतलब डेल्टा इलोंगेशन हो रहा है और एक्स स्प्रिंग फोर्स, मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, वो बराबर ही है। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ थर्मल प्लस डेल्टा ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या, तो डेल्टा ऑफ थर्मल क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी एल माइनस आर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉर्मेशन एक्स हो रहा है, तो दोनों ही बराबर ही, एक्स बोलो या डेल्टा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने एक्स रख दिया, अल्फा डेल्टा टी एल माइनस आर ए क्या है, के इंटू, आर ए क्या है, के इंटू एक्स। ठीक है ना, ये रखा ना आर ए का वैल्यू, ये रहा अपना आर ए का वैल्यू, तो आर ए क्या आ गया, के इंटू एक्स एल अपॉन ए इंटू ई। इस एक्स वाली टर्म को सारी को उठा के उधर लेके जाओ, तो एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो, एक्स 1 प्लस के एल अपॉन ए ई, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, अल्फा डेल्टा टी एल। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा डेल्टा टी एल अपॉन 1 प्लस के एल अपॉन ए, तो ये आ गया मेरा एक्स का वैल्यू, मतलब जो इलोंगेशन हो रहा था या डिफॉर्मेशन हो रहा था, जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है इतना स्प्रिंग फोर्स वापस धकेल दे रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा ही कंसेप्चुअल केस है, जो आपको समझ में आ जाएगा तो आपका मतलब पूरा थर्मल स्ट्रेसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, आर ए भी निकाल सकते हैं, आर ए निकल गया तो आपका सिग्मा भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एरिया आ जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए से इनटू करना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो ए ई अपॉन ए ई प्लस के एल हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, ई को उठा के ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, सिग्मा निकल गया। ठीक है, सिग्मा निकल गया, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, के भी निकाल सकते हो, और किसी भी बार के लिए क्या होता है, ए ई अपॉन एल होता है क्या, स्प्रिंग बार का स्टिफनेस। ठीक है, क्लियर है, तो वहाँ से आप उसका बार का स्टिफनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बढ़
बढ़ने से पहले आगे कुछ SFD BMD स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे अपन SFD BMD। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा, और यदि कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आप इसको समझने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं और इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।